वीडियो शुरू करने से पहले मेरा एक छोटा सा प्रश्न आप आंसर जरूर करिएगा। क्या आपने पहले कभी नेट एग्जाम दिया है या फिर नहीं दिया है? वीडियो में जरूर बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली आज हमारा टॉपिक है नेट एग्जाम की। बेसिकली नेट का फुल फॉर्म होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है जो ये बताता है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के पात्र हो या फिर नहीं हो। इसके बारे में और भी डिटेल में हम पॉइंट टू पॉइंट समझने का प्रयास करेंगे, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना जरूरी है। अब ये जो होता है ना, खास करके उनके लिए होता है कि जो लोग भाई असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर रिसर्च करना चाहते हैं, और जो रिसर्च करना चाहते हैं वो सोचते हैं भाई हमारे पास से पैसा ना लगे बल्कि हमें फंडिंग मिल जाए, तो उनके लिए ये एग्जाम ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके दूसरे पॉइंट को समझने का प्रयास करते हैं। वाई का मतलब ये है कि आपको एग्जाम क्यों देना चाहिए। तो पहली चीज ये है कि एग्जाम देने के आपके पास मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला फायदा ये है कि आप नेट अगर क्वालिफाई कर लोगे तो आप एज असिस्टेंट प्रोफेसर कहीं पर भी ज्वाइन कर सकते हो। अब ये प्राइवेट भी हो सकता है, ये गवर्नमेंट भी हो सकता है, और आप देखोगे कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज कॉलेज में कॉन्ट्रैक्ट पर होता है, तो यहां पर भी आप अप्लाई करने के योग्य माने जाते हो जैसे ही आप नेट क्वालिफाई कर लेते हो। सेकेंड आता है जेआरएफ। ये सब इसी से होता है। जेआरएफ जैसे आप क्वालिफाई करते हो तो आपके पास फंडिंग मिलने लगती है, फंडिंग यानी फेलोशिप मिलने लगती है, और ये फंडिंग गवर्नमेंट या यूजीसी आपको करती है रिसर्च करने के लिए। जो फंडिंग मिलती है रिसर्च करने के लिए। अब ये कहो कि भाई आपने ये इसका यूज कैसे करना है, तो इसके लिए आपको पीएचडी में इनरोलमेंट लेना पड़ेगा। पीएचडी में आप पीएचडी में इनरोलमेंट ले लोगे, उसके बाद इसका इस फेलोशिप का लाभ आपको मिलने लगेगा। तो ये इसका दूसरा फायदा। और तीसरा फायदा ये है कि आप पीएचडी में अगर एडमिशन लेना चाह रहे हो तो आप इजिली एडमिशन लेने के योग्य माने जाते हो। आपको कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, सिर्फ आपका वाइवा यानी इंटरव्यू होगा और उसके बिहाफ पर आपका पीएचडी में एडमिशन हो जाएगा। ये बेसिकली तीन फायदे होते हैं। तो इनमें से कुछ भी अगर आप टारगेट करना चाह रहे हो तो आपको नेट एग्जाम देना चाहिए। नेट एग्जाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना। तो आपने वाई का आंसर आपको मिल गया। आगे बढ़ते हैं, एप्लीकेशन की बात करते हैं। अब इसका एप्लीकेशन 2 बार होता है, यानी एक वर्ष में 2 बार। एक तो होता है जून, ठीक है ना, और एक होता है दिसंबर। जून और दिसंबर में 2 बार एप्लीकेशन होता है। जो एप्लीकेशन क्या हम कह सकते हैं कि जून में एग्जाम होता है और यहां दिसंबर में एग्जाम होता है। तो एग्जाम के 1 आध महीने 1.5 महीने पहले से एप्लीकेशन लिया जाता है। सिंपली 2 बार होता है अगर साइकिल ठीक से चल रही है। तो अगर कोई अनसर्टेनिटी आ गई, जैसे कोविड वगैरह आ गया था, तो उसमें थोड़ी सी चीजें सही तरीके से नहीं चली थी, बट नॉर्मली ये 2 बार साल में एग्जाम करवाया जाता है। जैसे अभी आप देखोगे जून में इसका एग्जाम है, तो अभी जून वाले साइकिल का एग्जाम होने के बाद फिर से दिसंबर वाले साइकिल का एग्जाम लिया जाएगा। तो ये सिंपल सी बात है। अब आते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। तो अगर आप एप्लीकेशन फीस की बात करोगे तो अप्रॉक्स 1000-1200 के करीब 1000-1200 के करीब एप्लीकेशन फीस होती है, लेकिन डिपेंड करता है कैटेगरी वाइज। तो कैटेगरी अगर आपकी जनरल नहीं है, एससी एसटी वगैरह आते हैं, तो ये फीस कम हो जाती है, लेकिन ये मैक्सिमम फीस जो है 1000-1200 के करीब जनरल की होती है। तो आपने एप्लीकेशन के बारे में समझने का, जो मैंने समझाने का प्रयास किया था, वो आप अच्छे से समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं और टाइप्स की बात करते हैं। अब टाइप्स हमने पहले डिस्कस कर लिया कि कितने टाइप्स का ये होता है। तो मैंने बताया आपको, नेट होता है, जेआरएफ होता है, पीएचडी ओनली होता है। पहले 2 ही होता था, पहले सिर्फ 2 होता था। पहला होता था नेट और दूसरा होता था जेआरएफ। लेकिन अब जो है एक इंक्लूड कर दिया गया है और ये हो गया पीएचडी ओनली। पीएचडी ओनली। ये जो नेट होता है ना, ये लाइफ टाइम वैलिड होता है। अगर आप एक बार क्वालिफाई कर लोगे तो आजीवन आप कभी भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हो। जेआरएफ भी लाइफ टाइम होता है, यानी आप क्वालिफाई कर लेते हो तो आपको अगले 1-1.5 साल में एडमिशन ले लेना है पीएचडी का, और वो पीएचडी का फेलोशिप आप जब तक पीएचडी आपकी चलती रहेगी अप्रॉक्स 5 ईयर तक, 5 ईयर मैक्सिमम 5 ईयर तक फेलोशिप का लाभ ले सकते हो। और उसके बाद आपका 5 साल खत्म हो जाता है, पीएचडी आपने सबमिट कर दिया तो आपका यही क्लोज हो जाता है। लेकिन आपने जेआरएफ क्वालिफाई किया, इसका मतलब यह है कि नेट इंक्लूडिंग, नेट इसमें भी क्वालिफाई है, तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कभी भी अप्लाई कर सकते हो। पीएचडी ओनली केवल 1 साल के लिए होती है, 1 ईयर के लिए होती है। मतलब आज अगर आपने क्वालिफाई किया है तो आज से 1 साल में आपको एडमिशन कहीं कहीं ले लेना है। अगर एडमिशन नहीं लिया है तो अगली बार फिर एडमिशन लेने के लिए फिर से आपको नेट एग्जाम देना पड़ेगा और एटलीस्ट पीएचडी ओनली क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो आपने समझ लिया कि कितने टाइप का एग्जाम होता है। आगे बढ़ते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट चीज आती है। इसमें कुछ चेंज हुआ है तो समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले क्या होता था, आपको पोस्ट ग्रेजुएशन पीजी होना चाहिए था 55% मार्क्स के साथ। अब ये अनरिजर्व कैटेगरी की बता रहा हूं, 55% चाहिए था। लेकिन अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते थे तो यहाँ पे 5% का डिस्काउंट मिल जाता था।
5% डिस्काउंट मिलेगा, यानी 50% अगर आपका है तो भी अप्लाई कर सकते थे। बट अगर अभी यहाँ पे एक चीज ऐड हुआ है, एडिशन हुआ है कि अगर आपका ग्रेजुएशन है, अगर आपका ग्रेजुएशन है और वो ग्रेजुएशन आपका 4 ईयर वाला है, ग्रेजुएशन है 4 ईयर यानी 8 सेमेस्टर वाला है, तो भी आप नेट एग्जाम दे सकते हो। पहले ये चीज नहीं थी, अभी ये चीज आ गई है। तो नई शिक्षा नीति के माध्यम से आप देखोगे ग्रेजुएशन वालों को भी अप्लाई करने का अवसर दे दिया गया है, लेकिन शर्त ये रखी गई है कि 4 वर्ष का आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। अभी 4 वर्ष का ग्रेजुएशन क्या हो सकता है, जैसे मेरे हिसाब से जो आप पीएससी एजी करते हो ना, वो शायद 4 साल का होता है। आप बीटेक करते हो ना, 4 साल का होता है। तो ऐसे आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए जो 4 वर्ष की हो, तो आप अप्लाई कर सकते हो। चलो अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कुछ आपको और समझना चाहिए क्या? हाँ बिल्कुल समझना चाहिए। एक तो यहां पे आता है अपीयरिंग का, अपीयरिंग। तो क्या अगर हम अपीयरिंग में हैं तो अप्लाई कर सकते हैं? तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो। अगर आप अपीयरिंग में हो तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो। जैसे आपने एमए में एडमिशन ले लिया, जैसे आपने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया, आप दे सकते हो। बट ट्राई करिएगा लास्ट, मतलब पीजी आपका कंप्लीट होने वाला है, यानी लास्ट ईयर में अगर आप करेंगे ज्यादा बेटर है, क्योंकि लास्ट ईयर में करेंगे तो उसका ज्यादा बेटर आप फायदा ले सकते हैं। बट आप कर सकते हैं अपीयरिंग, यहाँ पे अपीयरिंग अलाउड है, तो अपीयरिंग में आप दे सकते हो एग्जाम, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। एज क्राइटेरिया की बात करते हैं, तो नेट के लिए जो नेट एग्जाम है आप लाइफ टाइम दे सकते हो, कोई लिमिट नहीं है। यहां मैं लिख देता हूं जिससे आप कंफ्यूज ना हो। लाइफ टाइम दे सकते, मतलब एक बार आप नेट क्वालिफाई कर लिए, लाइफ टाइम इसमें वैलिड है। आप जिंदगी में कभी भी नेट एग्जाम दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जेआरएफ की बात करते हैं, तो जेआरएफ के लिए 30 ईयर, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में हो तो आप 30 वर्ष तक दे सकते हो। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में हो तो आपको अप्रॉक्स 5 वर्ष का शायद छूट मिलता है, आप एक बार क्लियर कर लीजिएगा। तो अनरिजर्व कैटेगरी में जेआरएफ के लिए 30 वर्ष मैक्सिमम एज है, उसके बाद आप नहीं दे सकते। उसके बाद अगर आप देना चाहो ना, फॉर्म भरने जाओगे, इसका ऑप्शन ही नहीं आएगा। जैसे आप एज डालोगे ये ऑप्शन खत्म हो जाएगा, नेट और पीएचडी ओनली का ऑप्शन आएगा, उसी के बिहाफ पे आप कर पाओगे। तो ये आपकी एज क्राइटेरिया है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो अगर आप जेआरएफ टारगेट कर रहे हो तो ध्यान रखना है कि आपकी प्रिपरेशन बेहतर होनी चाहिए। 30 वर्ष के पहले पहले आपको क्रैक करना पड़ेगा, अदरवाइज फिर मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सब्जेक्ट डिटेल की बात करते हैं। कौन कौन से जो आपके पीजी में सब्जेक्ट रहा है ना, जो आपके पीजी में सब्जेक्ट रहा है उसी से रिलेटेड आपको सब्जेक्ट ऑप्ट करना होता है इसमें नेट के लिए। और उस सब्जेक्ट को अगर आप ऑप्ट कर रहे हो तो उसी सब्जेक्ट की डिटेल, इन डिटेल तैयारी करनी पड़ती है। मान लीजिए पीजी में मेरा इकोनॉमिक्स है ना, मेरा पीजी में इकोनॉमिक्स है, तो मुझे इकोनॉमिक्स तैयारी करनी पड़ेगी, इकोनॉमिक्स की डीप में तैयारी करनी पड़ेगी। बट जो पीजी का सिलेबस है ना, उससे कहीं ज्यादा ब्रॉड लेवल पे सिलेबस नेट का होता है। तो सबसे पहले आपको नेट के सिलेबस को, अपने सब्जेक्ट के सिलेबस को देख लेना है। उसके बाद उसकी जितनी यूनिट है, 10 यूनिट होगी, 10 यूनिट को अच्छे से समझना है और उसके हिसाब से आपको प्रिपरेशन करना है। तो प्रिपरेशन इन डिटेल करना पड़ेगा। इसमें क्वेश्चन ज्यादा फैक्चुअल नहीं आते, कॉन्सेप्चुअल आते हैं। तो कॉन्सेप्ट आपका बहुत क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा होता है, मतलब ये आप कह सकते हो कि एडवांस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ बेसिक होते हैं, कुछ इंटरमीडिएट होते हैं, ज्यादातर एडवांस होते हैं। ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो तैयारी का लेवल आपका बहुत ही अच्छे लेवल का होना चाहिए। अब इसमें जो सब्जेक्ट होता है ना, एक तो आपका अपना सब्जेक्ट हो गया, एक हो गया आपका नॉर्मल वाला सब्जेक्ट। नॉर्मल सब्जेक्ट मतलब ये है, ये सबके लिए कॉमन होता है, पेपर फर्स्ट सबके लिए कॉमन होता है। तो उसके लिए आपको 10 यूनिट इसमें भी होती है, अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, वो 10 यूनिट अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं जिनको आपको प्रिपेयर करना पड़ता है। तो अगर आपको जेआरएफ क्वालिफाई करना है तो पेपर फर्स्ट में अच्छा स्कोर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर पेपर फर्स्ट में अच्छा स्कोर नहीं होता, आपके सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर होता है, तो सिर्फ इसके बिहाफ पे जेआरएफ क्वालिफाई कर लो, थोड़ा सा मुश्किल लगता है। लेकिन इसमें अगर अच्छा स्कोर हो रहा है और आपका भी अगर एवरेज है तो आप जेआरएफ क्वालिफाई कर लोगे। तो दोनों पर आपको बराबर ध्यान देना है। हाँ, अपने सब्जेक्ट को ज्यादा मजबूत करके रखना है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं। ये जो एग्जाम होता है समझने का प्रयास करते हैं। इसमें 2 पेपर होता है। अब जो 2 पेपर होता है सेम टाइम पे होता है, एक ही दिन होता है, मतलब एक ही दिन एक ही साथ होता है। ये जो पेपर फर्स्ट है ना, ये सबके लिए कॉमन होता है, सबके लिए कॉमन होता है। इसमें 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 100 मार्क्स के होते हैं। 50 क्वेश्चन होते हैं, 100 मार्क्स के होते हैं। और इसके लिए टाइम कितना होता है? 1 आवर्स, 1 आवर्स होता है। जो सेकेंड पेपर होता है इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, 200 मार्क्स के होते हैं और टाइम होता है 2 आवर्स, 2 आवर्स। अब दोनों को ऐड कर दो तो टोटल आपके पास जो टाइम होता है वो होता है 3 आवर्स का। 3 घंटे का टाइम होता है। 3 घंटे में आपको ये 150 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं। क्वेश्चन का लेवल अच्छा होता है, सो आपको टाइम कम पड़ेगा। अगर आप सीरियस तैयारी किए हुए तब भी आपको देखेंगे आपको टाइम कम पड़ता हुआ दिखेगा, क्योंकि 3 घंटे में
इस लेवल का 100-150 क्वेश्चन करना इतना भी आसान नहीं होता है। तो आपको बार बार प्रैक्टिस भी करना है, ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, है ना। ये इसका एग्जाम पैटर्न है। ये जो फर्स्ट पेपर है एक कॉमन होता है, इसमें 10 यूनिट होती है। तो आप एक बार देख लीजिएगा, गूगल पे सर्च करेंगे आपको आ जाएगा, इसका सिलेबस देख लीजिएगा। और ये आपका सब्जेक्ट जो है उस सब्जेक्ट का भी आप सिलेबस एक बार देख लीजिएगा। है बेनिफिट्स नेट का मैंने पहले बताया कि अगर आप नेट क्वालिफाई कर लेते हो तो आप एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हो, इंडिया में कहीं पर भी, किसी स्टेट से वैकेंसी आ रही है आप अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे बड़ा फायदा आपको यही हो गया कि भाई जैसे आपने नेट क्वालिफाई किया, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप कभी भी कहीं भी अप्लाई कर लो। तो ये सबसे बड़ा फायदा हो गया। सेकेंड ये हो गया कि अगर आपने जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया तो आप फेलोशिप अवेल कर लोगे। तो अब पीएचडी करने में जो भी खर्चा आएगा ना, वो आपका कहां लग रहा है, वो तो पूरा पैसा आपको फंडिंग हो जा रहा है। तो दूसरा फायदा ये हो गया। और तीसरा फायदा ये हो गया कि अगर आपको पीएचडी करना है तो अगर आपने पीएचडी ओनली भी क्वालिफाई किया है, पीएचडी ओनली भी अगर आपने क्वालिफाई किया तो आपको एंट्रेंस नहीं देना पड़ेगा, इसी के बिहाफ पे आपका काम हो जाएगा। इवन अगर आप नेट क्वालिफाई हो तो माना जाता है कि उसमें पीएचडी भी आप क्वालिफाई हो, तो इसके लिए भी आपको एंट्रेंस नहीं देना पड़ता। और जेआरएफ क्वालिफाई हो फिर तो बात ही नहीं है ना। तो ये सब मिला जुला के ये आपके बेनिफिट्स हैं, जो कि अच्छे खासे मात्रा में बेनिफिट्स हैं। अगर आप पीजी के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हो तो ये बेस्ट एग्जाम है, इसको आपको देना चाहिए। कैसे प्रिपेयर करना है ये चीज समझना जरूरी है। तो आपको अगर नेट एग्जाम अच्छे से प्रिपेयर करना है तो आपको एटलीस्ट 1 ईयर एटलीस्ट अपने सब्जेक्ट पर देना पड़ेगा, 1 ईयर सब्जेक्ट पे देना पड़ेगा। अब आपका ये प्रश्न हो सकता है सर, मैं जैसे मेरे केस में क्या हुआ था, मैंने इकोनॉमिक्स से पीजी किया, एमए किया। इसके पहले मेरा इकोनॉमिक्स नहीं था, तो इकोनॉमिक्स से मैंने सीधे पीजी किया था। तो मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ा नहीं था बहुत अच्छा, मेरे पास बहुत अच्छी समझ नहीं थी। तो इकोनॉमिक्स टफ सब्जेक्ट भी होती है, तो मुझे ज्यादा टाइम लगा। तो मुझे एटलीस्ट अपने सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने में 2 से 3 साल लग गए अच्छे से प्रिपेयर करने में। फिर मतलब मुझे ज्यादा टाइम लगा। लेकिन अगर आपका बेस है इकोनॉमिक्स का, जैसे मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन में इकोनॉमिक्स ले लिया, पीजी आपने इकोनॉमिक्स से किया, तो आपका इकोनॉमिक्स का बेस स्ट्रांग होगा। अगर बेस स्ट्रांग है तो आप 1 साल काम करके नेट एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो। बट जेआरएफ प्रॉपर क्वालिफाई करने के लिए हो सकता है आपको थोड़ा और एफर्ट लगाना पड़े। 2 साल अगर आप जम के काम करोगे तो आप निकल जाएगा आपका, है ना। बट अगर आपका बिल्कुल बेस ही नहीं है तो हो सकता है 2 से 3 साल आपके लिए आपको लगाना पड़े। ये चीज ध्यान रखिएगा, है ना। ये पर्सन टू पर्सन डिफर करता है, और ये भी डिफर करता है कि सब्जेक्ट पर आपकी पकड़ कैसी है ना। बिलो एवरेज अगर स्टूडेंट है तो उसको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। अगर स्ट्रांग स्टूडेंट है, उसका बेस अच्छा है, तो कम टाइम देके भी वो काम कर लेगा। तो इस तरीके से आपको करना है। अब आपने देख लिया कितने टाइम में कर सकते हो, कैसे करना है। तो आपके यहाँ जो फर्स्ट पेपर है अब प्लस सेकेंड पेपर है, दोनों को आपको फोकस करना है। अब मैं तो ये कहूंगा कि अगर आप सीरियस हो, तैयारी करना चाह रहे हो, तो आप कोई कोचिंग वगैरह ज्वाइन कर लीजिएगा, है ना। आप कोई कोचिंग वगैरह ज्वाइन कर लीजिएगा, ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी आपको सही लगे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि तैयारी आपकी एकदम अपने एक डायरेक्शन में होगी। अगर आप सेल्फ स्टडी करके करना चाहो तो भी कर सकते हो। तो सेल्फ स्टडी भी मैंने किया है, और फिर बाद में मैंने कोचिंग वगैरह भी ले लिया था। तो मुझे लगा कि अगर आप कोचिंग करके करोगे तो थोड़ा सा आपका एफर्ट कम हो जाएगा, है ना। आप ज्यादा टारगेट होकर स्टडी कर पाओगे, ये फायदा रहता है। बाकी वो पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। अगर आपका अच्छा बेस है, आपको अच्छी समझ है, तो बिना कोचिंग के भी आपका काम हो जाएगा। फर्स्ट पेपर बेसिकली आपको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि स्कोरिंग आप ये पेपर होता है। अगर आप यहाँ पे अच्छा काम करोगे तो यहाँ से अच्छा स्कोर कर सकते हो, और यहाँ से अच्छा स्कोर का मतलब जेआरएफ इजिली आपको अवेल हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो लगभग हमने कैसे प्रिपेयर करना है इसके बारे में स्ट्रेटजी बताई। यहाँ पे 1-2 चीज मैं आपको ऐड करना चाहूंगा। सिलेबस तो कवर करिएगा, सिलेबस कवर करने के साथ आपको रिवीजन बहुत ज्यादा करना है, रिवीजन बहुत बेहतर करना होगा। रिवीजन का बहुत फायदा होता है ना। तो आप ट्राई करिएगा कि जितना भी आप पढ़ रहे हो वो आप रिवाइज करते चलो। ऐसा नहीं कि आज आपने पढ़ लिया, पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा फिर रिवाइज करेंगे, ये चीज नहीं करना। आज आप जो पढ़ रहे हो वीक में 1 दिन ऐसा निकालो कि जितना आपने पूरे सप्ताह में पढ़ा उसको रिवाइज कर लो। इस तरीके से काम करना है। तो अगर आप इस तरीके से काम करोगे तो फायदा मिलेगा। साथ ही साथ अगर आपका इकोनॉमिक जैसा सब्जेक्ट है तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उसमें बहुत विशेष ध्यान देना है। और इकोनॉमिक्स में खास करके 1-2 सेक्शन आते हैं, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमेट्रिक्स, इन सब पे अच्छा फोकस करना है ना। क्योंकि इकोनॉमेट्रिक्स अगर आपका वीक होता है तो प्रॉब्लम होती है। जेआरएफ के लिए आपको एटलीस्ट सारे सेक्शन अच्छे से आने चाहिए, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो सिलेबस कवर करना है अच्छे से, बार बार रिवाइज करना है, न्यूमेरिकल को भी बिल्कुल फोकस करना है। और पीवाईक्यूज तो आपको एकदम
सारे पीवाईक्यू, सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। जितना एफर्ट लगा पाओ उतना एफर्ट आपको लगाना है, तो आपकी तैयारी बेहतर मानी जाएगी और फिर इसका प्रभाव भी आपको दिखेगा। अब एटलीस्ट अगर आप जेआरएफ या नेट के लिए टारगेट कर रहे हो ना, तो फिर आपको फ्यूचर में असिस्टेंट प्रोफेसर तो बनना होगा, एग्जाम देना होगा। तो ऐसी तैयारी करिए कि यहाँ की तैयारी आपको वहां भी काम आए, बार बार कॉन्सेप्ट क्लियर करने की जरूरत ना पड़े। क्लियर है ना? ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो आपने समझ लिया प्रिपेयर कैसे करना है। समरी की बात करें तो अगर आप पीजी कर रहे हो और आपको हायर एजुकेशन में करियर बनाना है, तो आप नेट जैसे एग्जाम को टारगेट कर सकते हो, दे सकते हो। इसमें भी अगर आपका टारगेट है भाई सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो नेट क्वालिफाई कर लिए, मोर देन एनफ। लेकिन अगर आपको चाहिए भाई रिसर्च करना है, जेआरएफ करना है, तो आप रिसर्च करना, पीएचडी करना है, तो आप जेआरएफ क्वालिफाई कर लो, फेलोशिप मिलेगी, आप इजिली फेलोशिप की बिहाफ पे रिसर्च कर सकते हो। अच्छा खासा पैसा मिल जाता है, 30 से 40 लाख रुपए आपको 5 सालों में मिल जाता है ना। अभी तो शायद बढ़ भी गया है, जो भी हो। तो ये इतना अमाउंट मिल जाता है कि आप पीएचडी भी कर लोगे और थोड़ा बहुत सेव भी कर लोगे, कुछ पैसा बचा भी लोगे अगर आप बचाने वाले हो तो। नहीं तो आप 5 साल तो लग्जरी लाइफ जी लोगे, ये तो मुझे अच्छे से पता है। तो ये वाली चीज है, तो आपको करना चाहिए। पीजी क्वालिफाई हो तो आप इजिली इसके लिए एलिजिबल हो। अगर आप पीजी अपियरिंग में भी हो तो भी आप इसमें इस एग्जाम में अपियर हो सकते हो, दे सकते हो। कट ऑफ कितना जाता है लास्ट में एक बार अगर आपको लग रहा है तो ये भी डिस्कस कर लेते हैं। बस ये डिपेंड करता है कि पेपर की क्वालिटी, यानी पेपर कैसा है, टफ है पेपर, आसान है पेपर, नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने अपियर हैं। जैसे इकोनॉमिक्स में दिसंबर 2023 में पेपर टफ आया था, कट ऑफ बहुत कम गया था, है ना। इतिहास, इकोनॉमिक्स के इतिहास का कट ऑफ कम गया था। अब पेपर इस बार जो हुआ था, यानी कि अभी तो जून 2026 होने वाला है, अभी जून 2026 होने वाला है, जो दिसंबर 2025 हुआ था, दिसंबर 2025 हुआ था। अब ये पेपर इकोनॉमिक्स का आसान आया था, कट ऑफ बहुत ज्यादा गया था। तो ये डिपेंड करता है पेपर कैसा आ रहा है, उसके बिहाफ पे कट ऑफ बनता है। बट नॉर्मली आप मान के चलो कि जेआरएफ वालों की संख्या बहुत ज्यादा कम होती है, शायद 2% होती है। जो जितने स्टूडेंट टोटल हैं उस सब्जेक्ट में, शायद 2% लोगों का जेआरएफ होता है। तो संख्या बहुत कम होती है, फाइट ज्यादा होती है। ओवरऑल आपको ये समझना है कि अगर आपको जेआरएफ टारगेट कर रहे हो तो 65 टू 70% एटलीस्ट आपका टारगेट होना चाहिए कि 65 टू 70% आप इस एग्जाम में ले पाओ, तो आप जेआरएफ कर लोगे। और नेट क्वालिफाई करना है तो वो डिपेंड करता है पेपर पर, फिर भी 55 टू 65% के करीब आपको टारगेट करना, अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो। ठीक है। एक चीज मैं बताना भूल गया, इस एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो टेंशन नहीं है। सारे के सारे 100 को 150 क्वेश्चन आप रन के आ सकते हो। और जो एग्जाम होता है, रन के आने का मतलब ये है कि एग्जाम सीबीटी मोड में होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। तो कंप्यूटर पर बैठकर आपको टेस्ट देना पड़ेगा। सो सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो बिना टेंशन के कि आपका क्वेश्चन गलत होगा तो नंबर कटेगा। सो एक चीज आपको ये ध्यान रखना है। ओवरऑल जितना बात हमें करना था इस टॉपिक पे, लगभग हमने सारी बातें कर ली हैं, और सारी बातें आपके लिए हेल्पफुल होंगी। अगर आप अभी इनिशियल स्टेज पे पीजी वगैरह कर रहे हो, आपको इसके बारे में बहुत इंफॉर्मेशन नहीं है, तो अगर आपको पहले से इंफॉर्मेशन रही होगी तो अच्छी बात है। मैंने एफर्ट लगाया है कि चीजें आपको ज्यादा क्लियर हो पाए। फिर भी कोई कंफ्यूजन अगर हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, मैं ट्राई करूंगा कि उसको भी क्लियर किया जा सके। बाकी इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख सकते हो, क्योंकि इस चैनल पर आपको जो भी सामग्री मिलेगी वो नेट जेआरएफ लेवल की मिलेगी, तो आपको मजा आने वाला है फ्यूचर में। ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर कर सकते हैं, आप हाइप भी कर सकते हैं, जिससे वीडियो थोड़ा सा पुश मिल जाए। जय हिंद।